Hello dear students, कैसे हैं आप सब? In last video we studied about goodwill, its nature and its features and factor affecting goodwill, and in today's video we are going to study about the methods of valuation. जो goodwill है उसको वैल्यू करने के कई सारे methods हैं. आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड की, जहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल को वैल्यू करते हैं. एंड इन आर कमिंग वीडियोस जो बाकी मेथड्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे. So watch this video till end, clear all your concepts related to valuation of goodwill and subscribe this channel so that you can get the notification regarding the latest happenings on this YouTube channel. तो अगर बात करें हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, तो सबसे पहला जो मेथड है दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी दो पार्ट्स हैं, एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो पहले हम पढ़ने वाले हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. अब बिकॉज देयर इज अ वर्ड एवरेज, तो ऑलरेडी आपको पता है, आपने 11th में भी पढ़ा है या उससे पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस मेथड बाय स्टेप सो दैट यू कैन ईजिली रिमेंबर ईच स्टेप, और स्टेप के बेसिस पे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना. सो द फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द ईयर. आपको एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो एक पर्टिकुलर ईयर का, यानी आपको डिफरेंट ईयर्स दिए होंगे, तो वहाँ पर आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. अब ये एक्चुअल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा. बिकॉज एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब सिंपल सा है कि उस साल में, उस ईयर में एक्चुअली जो प्रॉफिट होना चाहिए था या हुआ है वो, ठीक है. तो उसके लिए हम जो भी अब नॉर्मल लॉसेज एंड प्रॉफिट्स हैं उनको एडजस्ट करेंगे. ये वीडियो के एंड तक आप देखिएगा, आपको वहाँ पर पता चलेगा कि हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट. Then coming on to step 2, calculate total profit. Add all actual profits of different years. अब होगा क्या, क्वेश्चन में आपको अगर डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए होंगे, वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर ये क्वेश्चन है और सिंपली दिया है सिंपल फॉर्म में, उस सिचुएशन में आपको ऑलरेडी एक्चुअल प्रॉफिट ही दिया होता है, बिकॉज वहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी. इन केस अगर एडजस्टमेंट होगी तो उन एडजस्टमेंट्स को करके आप एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. एंड जब आप स्टेप 2 में आएंगे वेर यू आर सपोज टू कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट, तो आप करेंगे क्या कि आपको जितने भी प्रॉफिट्स दिए हैं उनका सम टोटल करना है. सपोज 2013, 14, 15, 16 का प्रॉफिट दिया है, तो आप उन तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है. दैट विल फेच यू विद टोटल प्रॉफिट्स. अब टोटल प्रॉफिट निकालने के बाद कमिंग ऑन टू स्टेप 3. सो इन दिस केस स्टेप 3 में आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट. यानी मैंने आपको एग्जांपल में बोला 13, 14, 15 अगर है, या 15, 16, 17 कुछ भी है, 3 ईयर्स हैं सपोज, तो जो आपने टोटल प्रॉफिट निकाला है यू आर गोइंग टू डिवाइडेड बाय 3. एवरेज सभी को कैलकुलेट करना आता है, आपने लास्ट ईयर स्टैट्स भी पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है. तो आपने एवरेज कैलकुलेट कर लिया. देन मूविंग ऑन टू स्टेप 4, कैलकुलेट गुडविल. गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर. लास्ट की जो स्टेप 4 है वहाँ पे आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी. और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या है कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया है उस एवरेज प्रॉफिट को आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ परचेज ईयर से. जनरली दिस नंबर ऑफ परचेज ईयर इज गिवन इन द क्वेश्चन. ये आपको क्वेश्चन में डेफिनेटली दिया होगा. नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब ये है कि वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो कि गुडविल परचेज भी करी जाती है. तो जनरली जो वैल्यूएशन हो रहा होता है इसी बेसिस पे हो रहा होता है कि आने वाले कितने टाइम तक, यानी कि जब आपने परचेज कर लिया गुडविल, तो कितने ईयर्स ऐसे होंगे जहाँ पर आपको उस नेम, फेम या जो भी वो गुडविल है उसका आपको बेनिफिट मिलेगा. तो नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब है कि आने वाले जो कमिंग ईयर्स हैं, जब आपने गुडविल परचेज कर लिया है तो कितने ईयर्स ऐसे होंगे जहाँ तक आपको बेनिफिट मिलेगा. तो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिया होता है नंबर ऑफ परचेज ईयर, उससे आप एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट गुडविल. अगेन द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि ये जो गुडविल वैल्यूएशन हो रहा है पूरी फॉर्म की गुडविल है. अब एडमिशन में जब आप पढ़ेंगे स्पेसिफिकली तब कि एक नया पार्टनर आ रहा है, वो गुडविल ला रहा है, गुडविल वैल्यूएशन हो रही है, हम वहाँ पर दोबारा इस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, यानी कि वैल्यूएशन की बात करेंगे, खाली फॉर्मूलेज नहीं पढ़ेंगे. तो आपको ये फॉर्मूलेज, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए सो दैट यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. सेम वे में रिटायरमेंट एंड डेथ में भी काम आएगा. तो फिलहाल ये है आपका एवरेज प्रॉफिट मैथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मैथड. So now with the help of an example, we are going to calculate the goodwill by using simple average profit method. Now consider this example where you are supposed to calculate the goodwill on the basis of 2 years purchase of average profit of last 3 years. Profits were rupees 60,000, 30,000 and 90,000.
अब क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि गुडविल कैलकुलेट करनी है 2 ईयर्स परचेज पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको दिया है और मैंने बोला है कि ईयर परचेज दिया होता है क्वेश्चन में। तो ईयर परचेज दिया है, आपको बोला गया है कि आपको एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पे कैलकुलेट करना है, वो भी लास्ट 3 ईयर्स के। क्वेश्चन में आपको 3 ईयर्स दिए हैं, कई बार हो सकता है आपको 4 ईयर्स भी दिए हों और लास्ट 3 ईयर्स बोला गया हो, तो ये आपको क्वेश्चन में पढ़ना है और समझना है। सो फर्स्ट स्टेप क्या थी, हमें एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। अब इस सिचुएशन में इन दिस क्वेश्चन आई हैवंट गिवन एनी एडजस्टमेंट, मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है, तो एक्चुअल प्रॉफिट्स अपने आप में खुद ही हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यानी उस पहली स्टेप को स्किप करते हैं, सेकंड स्टेप में चलते हैं जहां पर हमें टोटल कैलकुलेट करना था। तो टोटल प्रॉफिट्स निकालते हैं। सो 60 + 30 + 90 इज इक्वल टू 1,80,000, यानी टोटल प्रॉफिट जो आ गया वो आ गया 1,80,000। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, हमें क्या करना था, हमें एवरेज कैलकुलेट करना था, और एवरेज का फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो क्या है, 3 है, यानी कि 60, 30, 90। ये 3 साल का प्रॉफिट है, तो आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 180 विल बी डिवाइडेड बाय 3। सो बाय डिवाइडिंग 180 बाय 3 वील गेट 60,000, यानी ₹60,000 जो है हमारा एवरेज प्रॉफिट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, गुडविल कैलकुलेट करनी थी, और फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो इस क्वेश्चन में जो परचेज ईयर है वो आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा है ऑन दी बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। तो परचेज ईयर जो है वो है 2। तो हम क्या करेंगे, अब 60 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 एंड वील गेट गुडविल। सो गुडविल का फॉर्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। आपने उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किया, 60,000 इंटू 2 किया, एंड फाइनल आंसर आपके पास है 1,20,000। दिस इज द गुडविल एंड दिस इज द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द ईयर। नॉर्मली इसे नॉर्मल प्रॉफिट भी कहा जाता है, बट इन केस व्हेन यू विल बी स्टडिंग सुपर प्रॉफिट मेथड तो वहाँ नॉर्मल और एक्चुअल प्रॉफिट के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो इसको फिलहाल हम एक्चुअल प्रॉफिट ही रखेंगे ताकि हमें सुपर प्रॉफिट के केस में प्रॉब्लम ना हो। ये प्रॉफिट वो है जो नॉर्मली बिजनेस अर्न करता है, यानी कि नॉर्मल सिचुएशन में बिजनेस को ये प्रॉफिट होना चाहिए था। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट होते हैं रिलेटेड टू एबनॉर्मल प्रॉफिट्स लॉसेस। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू शुड हैव नॉलेज ऑफ दीज एडजस्टमेंट्स सो दैट यू कैन ईजिली कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, प्रॉफिट या लॉस ऑफ पास्ट ईयर जो आपको दिया होगा बिफोर एडजस्टमेंट, ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको, जो प्रॉफिट्स हैं वो दिए होंगे। अब ये बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट होगा, तो सबसे पहले तो आपका काम है कि इसको आपको लिखना है, ठीक है। ये टोटली आपके वर्किंग नोट का पार्ट हो सकता है इन केस अगर आप नॉर्मली कैलकुलेट कर रहे हैं, बट जनरली यही प्रेफर किया जाता है कि आप उसको एक टेबुलर फॉर्म में करेंगे और वहीं पे आप कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो विल बी डूइंग बाय दिस मैथड ओनली, कि हम वहाँ पर एक टेबल बनाएंगे और उसमें इसको एडजस्ट करेंगे। दिस इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो यू विल ऐड एबनॉर्मल लॉसेस, जैसे लॉस बाय फायर या फिर लॉस बाय थेफ्ट। क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज एबनॉर्मल लॉसेस जो होते हैं वो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होते हैं। सडनली आग लगी, डिस्ट्रॉय हो गया स्टॉक या मशीन, कुछ भी, तो उसकी वजह से जो भी हमें लॉस हुआ है, हमारा प्रॉफिट जो है वो फॉर द ईयर रिड्यूस हो गया होगा। अगर नॉर्मली ये सिचुएशन नहीं आती तो प्रॉफिट हमारा क्या होता, उतनी रुपये से ज़्यादा होता, यानी कि वो जो अमाउंट कम हो गई है ड्यू टू दिस एबनॉर्मल लॉस, वो प्रॉफिट में इंक्लूडेड होती, यानी प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होता, क्योंकि हमने P&L में ऑब्वियसली ये लॉस तो हम दिखाएंगे, तो हम उसको वापस ऐड कर देते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर आपने अपनी एसेट्स बिजनेस की सेल करी, उस पर आपको कोई लॉस हुआ है, तो वो लॉस भी यहाँ पर ऐड होगा, बिकॉज उस लॉस की वजह से जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो क्या हो गया होगा, डिक्लाइन हो गया होगा, या फिर जो आपका लॉस फॉर द ईयर है वो बढ़ गया होगा, तो आप इसको वापस उसमें ऐड करेंगे। देन ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो अगेन आपको याद होगा कि आपसे जब ट्रेडिंग P&L में रिकॉर्ड करते हैं तो 2 साइड में होता है और प्रॉफिट भी 2 में आता है लास्ट में माइनस करके। तो अगर ओवर वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूएशन मीन्स दैट यू हैव रिटन मोर वैल्यू देन एक्चुअल वैल्यू। अगर सपोज 10,000 का स्टॉक है, आपने उसे 20 लिख दिया, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट जो है वो 10,000 से डिक्लाइन हो जाएगा। तो इसलिए आप ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे। एंड इसका जस्ट ऑपोजिट अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी ऐड होगा, क्योंकि अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया है, यानी आपने उसकी वैल्यू कम लिख दी है, तो आपका प्रॉफिट जो है रिड्यूस हो गया होगा। यानी जिन चीज़ों से प्रॉफिट रिड्यूस हुआ था उनको वापस ऐड कर रहे हैं, और जिन चीज़ों से प्रॉफिट हमारा बढ़ा था उनको हम लेस करेंगे। अब ऐसे ही ऐड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो बार बार नहीं होते, ठीक है। तो कोई भी अगर एक्सपेंस है जो वन टाइम एक्सपेंस है, कोई भी ऐसा एक्सपेंस हो सकता है जो हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बियर करना पड़ा, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको भी हम क्या कर देते हैं, वापस ऐड कर देते हैं, बिकॉज ये फ्यूचर में जो है वो नहीं होगा दोबारा, ये सिर्फ इसी साल हुआ है। कोई भी एक हो सकता है, सपोज गवर्नमेंट ने सडनली कोई वन टाइम टैक्स लगा दिया,
तो उससे प्रॉफिट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो वापस आप उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर कहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है और उसको आपने एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करा है। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इसके लिए आप क्लास 11th वाले सेक्शन में जा सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। फिलहाल हम आते हैं वापस इसमें। एग्जाम्पल है परचेज ऑफ मशीन रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट। अगर आपने मशीन परचेज करी और गलती से उसको परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया तो एक एग्जाम्पल है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया। तो ऐसे सिचुएशन में अगेन आप उसको ऐड करेंगे, बिकॉज आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनाया तो वो आपके P&L में गई होगी। अब जब P&L में गई होगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो आप उसको बढ़ाने के लिए वापस उसको ऐड करेंगे। सो आफ्टर एडिशन वील बी डिडक्टिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, बिकॉज एबनॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मली तो नहीं होता, तो इससे क्या हो गया होगा, प्रॉफिट्स बढ़ गए होंगे, तो उनको हम माइनस करेंगे। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगेन अगर कोई आपको बेनिफिट मिला था फिक्स एसेट्स को बेचने से, तो ये भी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है, ये भी क्या होगा, ये भी माइनस कर दिया जाएगा। सिमिलरली अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक को आपने अंडर वैल्यू किया है, ठीक है, तो हुआ क्या होगा, आपने ओपनिंग स्टॉक कम लिख दिया, प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा शो हो जाएगा। बिकॉज अगर सपोज 20 का स्टॉक था, अंडर वैल्यू अगर आपने ओपनिंग और 10 लिख दिया तो आपका प्रॉफिट 10,000 से ज़्यादा होगा, इसलिए आप 10,000 माइनस करेंगे। सिमिलरली ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिखा है तो ऑब्वियसली फिर प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आप उसे माइनस करेंगे। देन नॉन रिकरिंग इनकम्स, ऐसी इनकम जो कि नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं, जो बार बार नहीं होती, तो इसीलिए वो नॉर्मल बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो उसको आप माइनस कर देंगे। देन इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो कि बिजनेस का पार्ट नहीं है, नॉन ट्रेड है, ट्रेडिंग में नहीं है, उनसे होने वाली जो इनकम होंगी वो भी क्या होंगी, वो भी एक टाइप का गेन है जो कि रेगुलर नहीं होता, इसलिए वो भी माइनस होगा। देन पार्टनर सैलरी, अगर डिडक्ट नहीं हुई है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, तो आप उसको भी हटा देंगे, माइनस करेंगे। देन एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, तो अगर कोई भी फ्यूचर एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में दिया है कि इंश्योर्ड नहीं थे गुड्स, अब वो इंश्योरेंस कराएगा, पे करेगा, तो वो भी आप यहाँ पर माइनस करेंगे। तो ये पूरी प्रोसीजर के बाद आपको जो मिलेगा वो होगा एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर, या जिसे हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करने के बाद आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द मेथड, यानी ये फॉर्मूला जो है हर मेथड में काम आएगा, बिकॉज एक्चुअल प्रॉफिट्स आपको लगभग हर मेथड में कैलकुलेट करने हैं। So this much in today's video. In our next video, we are going to solve the questions. We are going to study some further methods. So subscribe this channel so that you can get the latest notification regarding the latest happenings on this channel. Like the video, share it with your friends. Thanks for watching the video.